बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू कल आपने सुनी, और आज उनके बाद तर्जुमान पाक फ़ौज की भी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर हमने देखा कि नए सूबों के क़याम पर एक बहस शुरू हो चुकी है। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा, ये कहना था DGISPR, और नए सूबों का फ़ैसला उन्होंने कहा कि हमने नहीं, अवाम ने करना, ये कहा तर्जुमान पाक फ़ौज ने। अब देखना ये है कि क्या तब्दीली की हवा चल पड़ी है, मौजूदा हुकूमत माशी और सियासी महाज पर नाकाम है, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेटे फ़ारूक अमीर साहब, सीनियर तहरीकार, हमारे साथ मौजूद है। बेटे साहब, आपका शुक्रिया। शॉर्टली हमें डॉक्टर सलमान शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपसे सर जानना चाहूँगा, किस तनाजुर में देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल को? कल वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने गालबन सुनी होगी, और आज तर्जुमान पाक फ़ौज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो किस तरफ मामला जा रहे हैं सर? जी, हुकूमत तो शायद वैसे भी अपनी मुद्दत पूरी करना मुश्किल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अगर गौर करें कि हालात किस तरफ चल रहे हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि टोटल नेग्लिजेंस भी है, टोटल एक इंटरनेशनल मसाइल भी हैं। अभी तक हुकूमत को कई मौके मिले गए, जिस तरह पाक भारत जंग हो गई, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ गई, इसी तरीके से हमने देखा कि अफगानिस्तान से हमारी मुठभेड़ हो गई। साथ ही साथ हमने मशरिक़ वुस्ता के अंदर जंग के बादल देखे। तो ये वो तमाम पॉइंट थे जिसके ऊपर हुकूमत को कुछ वक्त मिल गया। लेकिन अभी सीरियस इश्यूज आ रहे हैं और जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आम आदमी के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। खास तौर पे जब 47% हम देख रहे हैं कि लोगों की सतह गुर्बत से उनकी जिंदगी नीचे जा चुकी है, और 8,500 वाला जो आदमी कमाता है उसको हुकूमत गरीब नहीं जानती, बल्कि उसको कहती है कि ये खुशहाल लोग हैं। तो बहरहाल ये हुकूमत के स्टैंडर्ड्स हैं। आप देख लीजिए कि आईनी अदालत बनाने से क्या आम आदमी के मसले हल हो रहे हैं अदालती, तो उसका जवाब तो नफी के अंदर है। फिर इसी तरीके से हम अगर और चीजों के अंदर देखें, इंटरनेशनल जितने भी अरीना, तो वहां हुकूमत के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी बात है, चाहे वो अमेरिका के अंदर है, अरब दुनिया के अंदर है, वो हमारी अफवाज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और हर जगह खुद वजीर आजम साहब ये कह चुके हैं कई दफा कि इवन IMF से जो कर्जा लेने के अंदर बुनियादी किरदार था, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब का था। तो अगर सारा ही ट्रस्ट लेवल अफवाज की जानिब है, और हुकूमत का कश्मीर के अंदर आप देख लें कि क्या हुआ। आखिर 4 वज़राए जो वहां बैठे थे, जिसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी थे, दीगर भी थे, ने दस्तखत किए थे बकायदा उन शराइत के ऊपर जो कश्मीर के अंदर तय हुई थी 2025 के अंदर। फिर कश्मीर के क्या हाल हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो फंडिंग प्रोवाइड कर रही है या कुछ भी कर रही है, उससे वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाती। और फिर अगर आप इदारे शुमारियात को देख लें, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उनके मुताबिक 46% जो स्कूल्स हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके पास टॉयलेट नहीं है। इसी तरीके से 50% प्लस के पास ना दीवार है, और ना ही उन स्कूलों के अंदर बिजली और पानी अवेलेबल है। तो ऐसी हालत के अंदर फिर तंग आमद बजंग आमद ना हो तो क्या। दूसरी जानिब ऑपोजिशन को अगर आप देखें, कौन सी ऑपोजिशन है आप मुझे बताइए। पंजाब असेंबली के अंदर देख लें, या आप इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देख लें, या वफाक के अंदर देख लें। आप मुझे बताएं, किसी ने ये बोला, जैसे अभी बिलावल बोल रहे हैं, लेकिन जो बिलावल बोल रहे हैं कि जी ये तो करप्ट थे, फलाना थे, क्या एक दफा भी करप्शन के लिए उन्होंने कोई इल्जाम लगाया? उनके किसी MNA ने, MPA ने वहां असेंबली में खड़े होके ये बात कही कि जनाब ये करप्शन है, ये इसके सबूत हैं, ये शवाहिद हैं? कोई एक बात अगर आप मुझे बता सकें तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। बिल्कुल ये सही सर। सारा एक चूहे बिल्ली का खेल है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पिट रही है वो कौम पिट रही है, आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और पैसे की खातिर सब काम हो रहा है। आप बिल्कुल देखिए, सही है। वफाकी वजीर दाखिला
आखिर कोई मामूली बात तो नहीं होती, और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एक बड़े मंजे हुए सहाफी हैं, इंटरनेशनल दुनिया को देखा हुआ है, अपना मीडिया हाउस चलाते हैं। तो उनका ये कहना कि ये निजाम फेल हो चुका, और हम्म। साथ ही साथ ये कहा कि अगर अवाम के नौजवान नस्ल को नहीं फैसिलिटेट किया गया तो फिर ये कॉकरोच आपके गले पड़ जाएंगे। तो राइट सर, यही बिल्कुल ठीक है, बात वापस मेरी आता हूँ पार्टी जी। कर रही थी। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, हमें सलमान शाह साहब ने भी ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ब्रिगेडियर साहब क्या देख रहे हैं मामला आने वाले दिनों में? गुड गवर्नेंस की बात हुई, नए सूबों की बात हुई, क्या अब संजीदगी से इन मामलात को आगे लेके जाया जाएगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। 4 साल में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट तो 2.5, गालिबन शायद मैक्सिमम कोई 3 तक ही गया हो। 4 साल में जो पॉवर्टी लेवल का तो उन्होंने बता दिया कि पॉवर्टी लेवल 45 प्लस जो है वहां तक चले गए। और क्या हुआ ये कि पाकिस्तान के जो डायनेस्टिक ये मोरसी खानदान जो है, जो पावर में है दिस वे और दैट वे फॉर द लास्ट 30-40 ईयर, उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निजाम को यरगमाल बनाया। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अवाम को की लेवल तक, ग्रासरूट लेवल तक गवर्नेंस जाए, लोगों की हालात जिंदगी ठीक हो, लोगों की वेलफेयर के बारे में काम लिए जाएं। जब 11 अरब जहाज की बात होती है तो वो कहते हैं पार्लियामेंट की असेंबली के फ्लोर पे, पंजाब असेंबली में खरीदा है ना, ठीक है ना, मतलब है कि जो करना कर लो, क्या करते हो तुम, क्या कर सकते हो। फिर जब वो पेट्रोल के बारे में बात की तो उन्होंने कहा हाँ बोले 110 रुपए हम कर लेते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते तो क्या कर लेते आप। तो उनका माइंडसेट अब देखे इससे बड़ा एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में थ्रू दीज, यही फ्यूडल्स हैं, यही लोग हैं, यही डायनेस्टिक पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने गुड गवर्नेंस के तो उनके सामने कोई बात नहीं है, उनकी अपनी जो खानदान की गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस वो ठीक होनी चाहिए, उनके अपनी बैंक अकाउंट्स ठीक होने चाहिए, फॉरेन टूर उनके अपने लगते रहने चाहिए, अवाम का उनका कोई का तो पुरसान हाल ही कोई नहीं। आज की खबर आप देख लें, बांग्लादेश ने पिछले 3 महीने में कोई पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया। आफ्टर ऑल बांग्लादेश भी पेट्रोल उधर से लेता होगा, तेल उधर से आता होगा मिडिल ईस्ट से, उनके अपने तो कोई जखीरे इतने नहीं है कि वो जनाब इंपोर्ट ही ना करे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डेली बेसिस के ऊपर 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। और इसकी ब्यूटी देखें कि पिछले 2 हफ्ते में डीजल जो है ठीक ठाक 50-60 रुपए जो है वो महंगा हो गया, देखते देखते, क्योंकि लोग अब आदत पड़ गई है। तो इन द वे ये क्या हो रहा है कि वो रेवेन्यूज को, शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जनाब वो उनके पेट भरने उसको आईपीपीज को, और मेजॉरिटी आईपीपीज वाले यही हैं, ये शुगर मिल वाले यही हैं जो इस वक्त हुकूमत में या पार्लियामेंट बैठे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने कल जो बात की है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की दिलों की तर्जुमानी की है। जो शुक्र है, एक शख्स है जो ठीक है वो सियासतदान नहीं है, लेकिन वो इस वक्त इस गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है, जिसके पास बड़ी पावर है, वेल लिंक्ड अप भी है, वेल इन्फॉर्म्ड भी है, वेल एस्टैब्लिश्ड भी है, मेन ट्रबल शूटर बन गया इस गवर्नमेंट का। जो भी मसला हो तो वहां पे मोहसिन नकवी साहब जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने ही हैज सेट द बॉल रोलिंग, उन्होंने बिगल जो है वो बचा दी है। और ये अभी इन 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज है, मैं समझता हूँ दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो चॉइस। उनको हर हालत में ये अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी डेफिनेटली। ये जो भी तरीका कार किया जाता है, वजह किया जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नए बनाएं, आप प्रोविंस नए बनाएं, और ये गवादर और ये कराची को फेडरल टेरिटरीज बनाएं। यार मैं कहता हूँ बस बहुत हो गया ना इस मुल्क के साथ। अब कोई ना, इट इज नाउ टाइम टू एक्ट, कि आप कुछ करके दिखाना है। ये ऐसी तकरीरें इस पार्लियामेंट में जहाँ पे ना कोई उसको उनकी डिबेट को सुनता है, ना डिबेट तो बल्कि होते नहीं है वहां पे। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। निजाम फेल नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा निजाम फेल, उन्होंने कहा निजाम कोलैप्स कर गया है। जब एक सिस्टम और एक निजाम कोलैप्स कर जाए तो राइट सर, उसके बाद क्या होता है, बड़ी सख्त सर्जरी का टाइम जो है वो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मेरा ख्याल है कि ये सर्जरी का वक्त अब आ गया है और बहुत बड़ी चेंजेस
पाकिस्तान में आने वाली है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर बताइएगा कि क्या नए सूबे बनाने से ये मसाइल का हल है, इससे मामला बेहतर हो जाएंगे सर? देखें, आई थिंक कि ओवरऑल गवर्नेंस को पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही गवर्नेंस का सिस्टम रहा तो फिर आप 10 और सूबे बना लें तो वहाँ भी यही काम होगा जो अभी 4 सूबों में 5 सूबों में हो रहा है। देखें, अब पाकिस्तान में अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि एलीट कैप्चर हुआ है। एलीट कैप्चर में ना सिर्फ बड़ी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी बहुत फैल चुकी है। ब्यूरोक्रेसी हर कोने में गई हुई है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हर हिस्से के ऊपर काबिज है और उसको उसने अपने फ़ायदे के लिए एक्सपेंड किया हुआ है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में भी देखें, 50 मिनिस्टर रखने का कोई तुक बनता ही नहीं है। अमेरिका में 14-15 कैबिनेट है, ट्रंप की कैबिनेट कोई 15 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ 50 सूबे, 50 कैबिनेट मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट में, इतने ही कैबिनेट मेंबर्स प्रोविंसेस में बैठे हुए हैं। और अगर हमने और सूबे बना दिए तो और सूबे में ये कोई 50-50 कैबिनेट मेंबर्स बनेंगे। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो हमें ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इसके मिनिस्टर्स जो हैं कम किए जाएं। 20 से ज़्यादा मिनिस्टर्स होने नहीं चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इनके साथ जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है कि ग्रेड 22 से लेके ग्रेड 17 तक पूरी एक फौज है ब्यूरोक्रेसी की हर मिनिस्टर के साथ, और हर मिनिस्टर के साथ एक प्रोग्राम है जिसमें वो खर्चे बेदरिक किस्म के करते हैं और डेवलपमेंट तो करते नहीं हैं बट खर्चे ज़रूर कर लेते हैं। तो ये पैसे अब कट करने चाहिए हमें ड्रेस्टिकली। ये अखराजात हुकूमत के कम करने चाहिए और अपने टैक्स जो हैं जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं उसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है कि टैक्सों को आपको ब्रॉडन करना पड़ेगा ताकि हर बंदा टैक्स दे, लेकिन इतने ज्यादा टैक्स रेट जो हैं इनमें कट लाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा। मुल्क में सिर्फ टैक्स 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 हो रहा है, इन्वेस्टमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा। और इन्वेस्टमेंट का सारी गेम ही इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने नौकरियां देनी है, यूथ बल जाए। 90% पाकिस्तान की आबादी जो है वो 45 साल से कम है और ये इन लोगों को नौकरियां चाहिए, नौकरी बना नहीं रहे। अभी अब्दुल्ला साहब ने बात की कि 2-3% ग्रोथ है, या शायद ब्रिगेडियर साहब ने ब्रिगेडियर कहा, साहब कह रहे थे जी। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा तो उसमें तो जॉब्स बनती नहीं है। हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी तो जॉब्स है कि जॉब्स कैसे बनेंगी। तो जॉब्स इसी तरह बनेंगी कि हुकूमत को आप छोटा करें, डीरेगुलेशन करें। हर मोड़ के ऊपर रुकावट खड़ी की हुई है ब्यूरोक्रेसी ने। इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं कोई करेगा, पहले आपके लोग इन्वेस्ट करेंगे फिर बैरून मुल्क से आएंगे। लेकिन ये जो निज़ाम है जिसमें हर मोड़ पे रेगुलेशन भी है, हर मोड़ के ऊपर टैक्स भी है, हर मोड़ पे पूछा भी जाता है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो इसमें तो आप इन्वेस्ट करना तो भूल ही जाएं। बिल्कुल और सही। पाकिस्तान की नंबर 1 जो प्रायोरिटी है वो है जॉब्स, और जॉब्स के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 10 साल में जब मैं था वहाँ पे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ, तो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 20-25% तक पहुँच चुका था। और अब वो पिछले 15 साल से कभी वो 10 से 15% के दरमियान से आगे गया ही नहीं। और ये जो एलीट है ये उसी वक्त से बैठी हुई है और ये मुल्क को तकरीबन तबाह कर चुकी। सो आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। आपको नया निज़ाम बनाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में उसमें एक तो डाउन साइजिंग बहुत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं बनेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइज हमको अपनी डिस्ट्रिक्ट्स और उस लेवल पर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इकोनॉमी जो है ना वो शहरों की इकोनॉमी है। आपकी जो शहरों में अगर इकोनॉमी चलेगी तो वो आपके जो लोग देहातों से शहरों में आ रहे हैं उनको नौकरियां मिलेंगी।
और जो शहर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज होते हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया भी आ जाता है, तो रूरल एरिया में भी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा ज़बरदस्त रोल हो सकता है कि अर्बन और रूरल इकोनॉमीज दोनों को लेके ये आगे बढ़ाया जाए। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो हमें चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी से पाक हो, और जो हर डिस्ट्रिक्ट का मेयर इलेक्टेड हो और रिस्पॉन्सिबल हो उस अपनी डिस्ट्रिक्ट को तरक्की देने में, और उसको डिस्ट्रिक्ट की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाए और प्रोडक्शन भी करे और एग्रीकल्चर को भी वो सही करे। ठीक, बिल्कुल सही अगर सर। आप लोकल लेवल पे नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ना एग्रीकल्चर की ठीक हो सकती है, ना इंडस्ट्री वो ठीक हो सकती है, और सर्विसेज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होती हैं क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं। बिल्कुल तो सही आई है सर। थिंक एक तो ये है कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। इस नंबर 2, एलीट का जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए डाउन साइजिंग बहुत चाहिए, उसके लिए डीरेगुलेशन चाहिए, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, और भी बड़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले कदम तो यही है कि इनको आप जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल सही है सर। अब्दुल्ला गुल साहब, सर बताइएगा, सिस्टम कोलैप्स करने की बात हुई, सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा, ये हम सबका फ़र्ज़ है, ये कहा गया। सर ये रीसेट क्या होगा सिस्टम के अंदर? अभी जैसे इंतज़ामी सूबों की बात की गई है, तो उसके ऊपर सलमान शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर तो आप पे एक्सपेंस वही रहेंगे, आपके मिनिस्टर वही रहेंगे, तो आपके तो और एक्सपेंस बढ़ जाएंगे अगर आप हर सूबे के अंदर इस तरह से जाएंगे। तो ये जब हम रीसेट कहते हैं तो इसमें कौन सी आपको फाइन ट्यूनिंग या चेंज नज़र आ रही है जिसकी वजह से मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, सिस्टम को रीसेट नहीं, सिस्टम को आपको नया सिस्टम रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे हार्ट जब खत्म हो जाता है तो फिर आपको एक बैटरी वाला हार्ट लगाना पड़ता है। ये निज़ाम देखिए ना, मैं ये बात कब से कर रहा हूँ, 10 साल पहले हमने ये बात कही। मेरे इस पे दर्जनों आर्टिकल्स मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छा जानते हैं कि मैं निज़ाम को कितने अरसे से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और 10 साल से मैं ये साबित कर रहा हूँ कि ये निज़ाम जिसके अंदर लोगों को ना हुकूमत पे एतबार है, ना सियासत पर एतबार है, ना पॉलिटिकल पार्टी पे एतबार है, ना सहाफत पर एतबार है, ना उनको अब रियासत पे एतबार है, और ना ही उनको मईशत पर एतबार है, और ना ही अदलिया के ऊपर एतबार है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि आप एक ऐसे रास्ते पे कोलिजन कोर्स को इख्तियार कर रहे हैं जिसके अंदर लोग इस निज़ाम से बगावत कर देंगे। क्योंकि जिस तरह कहा गया है कि ना कि वो जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकां को रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। श्रीलंका के अंदर इनकलाब नौजवान लाए, बांग्लादेश के अंदर उसकी हवा गई, उसके बाद वहां से हवा नेपाल गई, नेपाल से इंडिया आई। ये अगर 1 महीना और धरना रह जाता इंडिया में तो कॉकरोच जनता पार्टी का, जो कि कुछ भी नहीं थी लेकिन सब कुछ बन गई। तो आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर हालात जिनका मैंने जिक्र किया, और अभी जिस तरीके से हम इस सारे में पॉजिटिव क्या निकालें, आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इतनी हो रही है, और पाकिस्तान में कि पिछले 2 साल से टेररिज्म इंडेक्स के अंदर हम नंबर 1 के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके से हम करप्शन के अंदर हम दुनिया के अव्वलीन मुमालिक में आ चुके हैं। अदलिया के अंदर 137 नंबर के ऊपर हम फॉल करते हैं। आप बताइए ना कि क्या करें। तो फिर इसका मतलब यह है सिर्फ महंगाई हो रही है, आप लोगों से टैक्स पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक मखसूस तबका, जैसे इंडिया के अंदर था कि एक मखसूस तबका अमीर से अमीर तर हो रहा था और तमाम दौलत एक्यूमुलेट होके उनके पास आ रही थी, और पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक अवाम के पास जो है वो उस दौलत का अशरे अशीर भी मौजूद नहीं थे। सेम इज द कंडीशन जो पाकिस्तान में इस टाइम पे नजर आ रही है। नौजवान 8 लाख नौजवान हर साल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बट आई एम वेरी होपफुल इसलिए क्योंकि जिस दिन ये निज़ाम तब्दील होगा, जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर हमने अपने आर्टिकल 2A के ऊपर अमल किया,
और आर्टिकल 227 के जरिए कुरान और सुन्नत को बालादस्त कानून दिलवाया, तो फिर यानी कि हम सब के लिए बराबरी का एक सिस्टम ले आएंगे। अगर हम ये ले आने में कामयाब हुए तो फिर सिस्टम रीसेट हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर देन वी शुड वेट फॉर अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय डीजी ISPR। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही साथ चलना है, मुझे ये बताइए कि माजी में कितने सालों से हम बैड गवर्नेंस के मुतालिक सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं ना, 20 साल तो हो गए हैं। 20 साल से हम बैड गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। कौन सी कोई ऐसी बात है जो हमने पहले नहीं सुनी? लेकिन बैड गवर्नेंस को बेहतर करने का क्या तरीका है? अगर बलोचिस्तान में वो सरदार, वो नवाब, इस सब जो एक विशियस साइकिल है उसका हिस्सा है, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो करप्शन है उसको अरूज पे लेके आते हैं, जब कश्मीर के अंदर लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते क्योंकि उनके हुक्मरान खा जाते हैं उनका पैसा जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से आया होता है। तो मैंने अभी आपको जैसे फिगर्स दिए थे कश्मीर के हवाले से, एक वहां की डिमांड ये भी थी जो पिछले साल वहां साइन हुए, उसके अंदर डिमांड ये थी कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक MRI मशीन दे दी जाए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं, आप भी जानते हैं कि अगर आप सड़क पे निकल जाएं तो मेरे ख्याल में हर गली के अंदर आपको एक MRI मिल जाती है। तो अगर वो नहीं मिल रही तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? शुड इट बी द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इंटरफेयर करते हैं, अच्छा चलें, अगर ये मफरूजे को मान लिया जाए तो वो कहाँ करते हैं? वो कहते हैं कि जी डिफेंस मामलात के ऊपर हम करेंगे, वो कहते हैं कि जी पाक चाइना रिलेशनशिप है या पाक सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप है, अमेरिका रिलेशनशिप है, उसके अंदर हम बात करना चाहते हैं, या हम उसके अंदर अपनी इनपुट देना चाहते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि जो इंटीरियर मामलात हैं जो कि बुरी तरीके से दहशतगर्दी का शिकार है मुल्क, उसके अंदर वो अपनी इनपुट देना चाहते हैं। इसके अलावा क्या रोडें बनाने से उन्होंने मना किया? क्या पोर्ट के सिस्टम को बनाने से बेहतर बना किया? क्या उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेटरमेंट लाने के लिए मना किया? क्या उन्होंने माइनिंग के लिए बेहतर प्रोसीजर बनाने के लिए मना किया? क्या पुलिस रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने मना किया? तो कहां मना किया? और अगर ये काम जो हुकूमत के जुमरे में आते थे वो उन्होंने नहीं किए, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो फिर नेचुरली जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान के नजरियात के भी कस्टोडियन हैं, वो तो ये फिर बोलेंगे कि जनाब इस टाइम पे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तफाक राय रखता हूं कि आप मजीद सूबे बना लें, पहले वाले का हाल तो आपने तबाह कर दिया है। आपका अभी ये आपने सूबों की बात की थी, कितने साल हो गए? 2013 से गालिबन पहली दफा कहा गया कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया गया, और फिर 2018 के अंदर गालिबन या 19 में प्रॉपर उसको सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। अब उसका तमाम अमला वापस जा चुका है, वो तमाम सेक्रेटेरिएट एक घोस्ट टाउन से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि यहाँ मरसूं सिंध ना देसूं। वो कोई कहता है कि जनाब पंजाब के अगर हुआ तो मैं ये कर दूंगा, जाग जाग तेरी पागे च लग गई आग। तो ये इस किस्म के, और उधर बलोचिस्तान का आलम आपने देख लिया। कौन सा आपको MNA MPA सेनेटर मिलता है जो BLA के खिलाफ बात करता है? या बलोचिस्तान में आपने पिछले 3 साल के अंदर मुझे बताएं कोई एक रैली वहां हुकूमत ने जो है, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं यानी कि MPA MNA और सेनेटर्स और उनके मिनिस्टर, जो उन्होंने निकाली हो कि जी ये BLA के खिलाफ हम रहे हैं, निकाली उन्होंने? बिल्कुल ठीक है सर। बोलते नहीं है, आप क्या बात करते हैं? राइट सर। इधर खैबर पख्तूनख्वा का हालम देख लें तो उधर हकीकत यह है कि पेशावर के जो गिरदावरियां हैं उन अभी भी जो है वो हजारा जात के नाम के ऊपर हैं, लेकिन आपने जो है वो उसको फर्क कर दिया। 12,000 एकड़ अराजी के ऊपर उधर अफीम काश्त हो रही है जो 25 लाख रुपया एकड़ बिक रही है, और तीसरा हिस्सा उसको टेररिस्ट को जाता है। खुद ये उनकी अपनी रिपोर्ट है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? राइट सर, मैं सर वापस आपकी तरफ, ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, मैं फिर वहीं पे आऊँगा सर कि हुकूमत की तब्दीली है या मामलात ठीक करने के लिए चीज़ें इस तरह से आ रही हैं सामने? देखिए अब ये जरा मुश्किल सवाल है कि हुकूमत की तब्दीली इसमें होगी या नहीं, लेकिन इंडिकेशन तो ये आ रहे हैं
कि कोई बेसिक निज़ाम की चेंज होने की बात जो है इंडिया वो भी दिया जा रहा है। एक पहली चीज तो जो मैं समझता हूँ कि जो अगस्त के महीने में, तो मैंने आज पोस्ट पे ट्विटर के ऊपर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये 28वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दीज प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नई जो हैं, इनके लिए कोई ना कोई जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जो कानून साजी होनी है वगैरह वगैरह वो हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ अगस्त। वो अलग बात है कि पीपल पार्टी और पीएमएलएन जो है वो आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई बीच में रोड़े खूब अटकाएंगे कि किस तरह ये जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर टू दी ग्रास रूट वाले लेवल का जो मामला है, ये इसको डिले किया जाए, ड्रैग किया जाए। याद है जनरल मुशर्रफ का जो डेवोल्यूशन प्लान था इम्प्लीमेंट भी हो गया, लोकल बॉडी लोकल गवर्नमेंट में उस वक्त नैब पंजाब में होता था और वो सिस्टम बिल्कुल चला, ठीक है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या हुआ उसमें एनॉमलीज थी, ठीक है, वो बाद में ठीक भी हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टी वापस आई, वो लोग एनआरओ वाले लोग, काश के पाकिस्तान में कभी एनआरओ ना होता और ये जो एहतसाब का अमल चला था उसके मुताबिक नेचुरल उसकी एंडिंग होती, लेकिन वो तमाम एनआरओ वाले लोग जो थे दे केम बैक विद अ वेंजेंस। ये डायनेस्टिक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने आके बदला लिया पाकिस्तान से जब उनके एनआरओ में उनकी रेस्टोरेशन उनके तमाम केसेस खत्म हुए। तो कहना ये चारों को डेवोल्यूशन प्लान भी उन्होंने खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए उसको रिवर्स किया कि जी ये एक आमिर था, एक फौजी जनरल था, ये उसका प्लान था। वो भाई बड़ी ईमानदारी से सिंसेरिटी से वो प्लान बनाया गया था, उसको ठीक करते, उसमें अमेंडमेंट्स लेके आते, उसको चलाते, लेकिन नहीं, ये लोगों को अपना एम्पावर नहीं करना चाहते एट द ग्रास रूट लेवल, ये मामला सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं, ये तमाम पैसों के मामला वो डेवलपमेंट फंड अरबों खरबों रुपए अपने पास रखना चाहते हैं, ये नीचे नहीं देना चाहते हैं। तो यही हुआ, एलीट कैपिटलिस्ट को आप कहें, मरूसी सियासत कहें, सियासतदान कहें और एनआरओ ज़्यादा लोग आज भी पाकिस्तान के वो सिस्टम पे वो बैठे हुए हैं। फिर बीच में ये 10-15 साल में शुगर माफिया आ गया, उसके बाद आईपीपी माफिया आ गया, कितने में माफियत के नाम ले, तो पाकिस्तान को तो ये माफियत ने जरगमान रखा हुआ। यहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात हुई, कभी हमने सुना एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ प्रोविंस, यार कमाल हो गया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस जनाब चीफ मिनिस्टर के साथ बाहर फॉरेन टूर पे जा रहा होता है। ओ भाई आपका काम है इधर बैठे सेक्रेटेरिएट में, आपके बड़े काम करने वाले, आप यू नॉट सपोज टू गो फॉरेन जस्ट विद द चीफ मिनिस्टर। ये जेबी चीफ देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यार मुझे बताओ कि जैसे अपना सलमान शाह साहब का दौर खत्म हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है इनका बड़ा रोल था द फाइनेंस मिनिस्टर इन द मुशर्रफ गवर्नमेंट, द फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस एडवाइजर। तो क्या हुआ, उन्होंने जनाब वो BISP लेके आए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पिछले साल 700 अरब पे पहुंच गया था और इस साल उसका 835 अरब रुपया। मुझे आप ये बताएं कि वो करप्शन का अड्डा है, करप्शन का प्लेटफॉर्म है। वी वर श्योर कि इस बजट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे या कोई ये BISP को खत्म किया जाएगा या इसको डिवॉल्व कर दिया जाएगा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है BISP करना, अपने पैसों तो तुम BISP चलाओ। लेकिन ये तो पता नहीं अरबों खरबों तो ऐसे फेंका जा रहा है इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल सही। बहुत कुछ देखे। मैं एक और बात कर रहा, अभी आपने नोट किया कि ये बात हो रही थी यहाँ पे कॉकरोच की और ये जनरेशन Z, आज ही मैं देख रहा था इस्लामाबाद में वही हुआ ना जो कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई ये निकल आएंगे, ये फिर इनको कौन संभालेगा। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर का जो मामला चल रहा है उसमें आप देखें वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे आज निकले और बहुत बड़ा वहाँ पे इज्तिमा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी हमारे ये रिफॉर्म्स आए अगस्त में सितंबर में ये होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यार, VVIP प्रोटोकॉल का इस हद तक लोग परेशान हो गए, कराची में 3 मरतबा वायलेट किया गया है, लोगों ने रूट को वायलेट किया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम पौने घंटे से गर्मी में खड़े हुए, पेट्रोल हमारा जल रहा है और तुम जो हो यहाँ से 18 20 गाड़ियां। बिल्कुल सही सर, मेरे साहब बिल्कुल सही है। मुझे सर एक मैं कह रहा हूँ ये चारों बात मैं कह रहा हूँ भाई, माइंडसेट चेंज होना चाहिए, माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा, माइंडसेट वो एलिटिस्ट माइंडसेट है। राइट सर, बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम सही तरीके से चलता, लोगों को सही तरीके से निकाला जाता, तो आज ये लोग ना होते, एक नई जनरेशन
और सियासतदान पाकिस्तान में आगे होते हैं जिनकी सोच ही मुख्तलिफ होती है। वो पाकिस्तान की सोचते हैं, अपनी जेबों का ना सोचते, अपने बैंक अकाउंट का ना सोचते। यार ये दिस इज वेयर वी गॉन रॉन्ग। अभी भी वो मालिक साहब कह रहे हैं टीवी में बैठ के, जनाब बड़ी बड़ी लिस्टें जो है वो तैयार हो गई हैं। 3 महीने से हम ये बात सुन रहे हैं, बड़ी लिस्टें अगर तैयार हो रही है तो उस पर अमल किया जाए। फिर अमल क्यों नहीं होता? ठीक है तो सर। 100 सर अरब मुझे 100 अरब डॉलर। राइट, आगे बढ़ना है। मैं एक बिल्कुल ठीक है बड़े साहब, मैं सलमान शाह साहब और अब्दुल्ला गुल साहब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूँ और थोड़ा सा इकॉनमी और उसके बाद जो है वो नया निज़ाम क्या होगा। अब्दुल्ला गुल साहब जैसे आपकी अपनी जो है वो कह लीजिए कि पार्टी है, तो इस हवाले से चैलेंजेस और ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान शाह साहब, सर ये बताइएगा इकॉनमी को लेके, हमें तो 4 साल से हर बजट हर चीज़ के ऊपर यही बताया गया कि जी चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम ठीक कर रहे हैं और हम इस वक्त जो है वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। गो आम आदमी की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो कहीं पे इन 4 सालों के अंदर नज़र नहीं आया कि आम आदमी के रिलीफ के लिए कोई काम किया गया हो, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हों। हर हुकूमत तो कोई ना कोई नया बहाना मिल जाता है। मुझे लगता है कि इनको बहाना ये मिलेगा क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग थी तो इसलिए हमने तो जो संभाला दिया। सर एक्चुअल हमारी इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है क्या? देखिए, इस वक्त बड़ी 3 बड़ी अहम रिपोर्ट्स आई हैं जो कि पाकिस्तान के जो इकॉनमी में पैसा लगाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एक किस्म का डिफॉल्ट से बचाया हुआ है, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने तबाही फेर दी है। नंबर 1, IMF ने अपनी रिपोर्ट दी है, करप्शन की डायग्नोस्टिक स्टडी है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल यहाँ कर दिया है कि ये निज़ाम जो है बिल्कुल फेल हो चुका है और करप्शन की नज़र हो चुका है और कोई इसमें आगे चल के कोई आप इससे कुछ बेहतरी नहीं कर सकते एक्सपेक्ट, और आपको ये चेंज करना पड़ेगा। IMF जैसा जो 25 प्रोग्राम हम IMF के कर चुके हैं और अब आके उनको ये समझ आई है कि पाकिस्तान में जितना भी उन्होंने पैसा लगाया वो डूब गया है, तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 40% बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब है कि उनको खुराक ही नहीं मिल रही, उनके दिमाग ही डेवलप नहीं हो रहे, उनकी बॉडीज डेवलप नहीं हो रही। तो इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि हम अपने बच्चों को भी पाल नहीं सकते, उनको खुराक नहीं दे सकते, और तकरीबन 25 मिलियन के करीब बच्चे स्कूलों में है ही नहीं है। उनको स्कूल में आप वहाँ पे उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है, और जो स्कूल हैं भी, जो जाते भी हैं, तो वहाँ तो उनको अलफ बे भी नहीं पढ़ाई जाती। तो पाकिस्तान तो टोटल एक डिजास्टर बन चुका है। पूरी दुनिया में अगर 5वां सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, तो 10 बड़ी अगर आबादियां देखी जाएं तो उसमें सबसे बॉटम पाकिस्तान में है। बाकी सारे बड़े मुल्क बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें इनोवेशन भी होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है। आप देख लें, हिंदुस्तान को ही देख लें, जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई है उस वक्त हम हिंदुस्तान से आगे थे पर कैपिटा इनकम में। आज वो हमारे से डबल कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम। इसी तरह बांग्लादेश हमारे से पीछे था, आज वो हमसे आगे हो चुका है। तो ये तो हर तरफ इंडिकेशंस आ रही हैं बिल्कुल कि सही। हमारी गवर्नेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में एक जो ज़्यादा लंबा नहीं हम कर सकते, ये रिफॉर्म एजेंडा बड़ी जल्दी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो जनरल मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको तो आप बड़ी जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, उसका ये भी पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। और उसमें आई थिंक लोकल लेवल पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में बैठ के आप गुजरांवाला की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप इस्लामाबाद बैठ के बिल्कुल सही। हैदराबाद की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको लोकल लेवल पे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। वैल्यू चेन्स जो होती हैं वो एग्रीकल्चर की हो या इंडस्ट्री की हो, वो राइट आपके सर। नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं, और सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, लाहौर हो, ये हैं आपकी इकोनॉमी के सेंटर्स, ये इकोनॉमिक हब्स हैं।
अगर आप इनको ही नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आप जितने मर्जी सूबे बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको बिल्कुल ठीक है सबसे सर जी। इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके शहर हैं, इस वक्त कोई 150 के करीब शहर हैं पाकिस्तान में जो 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा हैं, और इन शहरों में लोग देहातों से उठ के जा रहे हैं। तो इन शहरों की इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस करें, यहाँ पे आप जॉब्स क्रिएट करें, और इन्हीं जगहों से आप एक्सपोर्ट्स भी ले सकते हैं और आप तरक्की भी कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब की सकते तरफ बढ़ना है सर, क्लोजिंग से पहले। बिल्कुल सही हो गया। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नज़र नहीं आ रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नए सेटअप में नज़र नहीं आ रही। अब ये जो तब्दीली की बात की जा रही है सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे, क्या होंगे? और बीइंग ए चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस टाइम पे टेक्नोक्रेट्स भी आएंगे और साथ ही साथ जो है वो नौजवान नस्ल को आपको एक मजबूत पोजीशन देनी होगी। आप अगर गौर करें बलूचिस्तान के हवाले से, तो हमारे DGISPR साहब ने आज ये कहा कि नौजवान हमारे सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं। वो ये मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि नौजवान का जिक्र तो हर कोई हो रहा है, लेकिन जवानों के मुख्तलिफ सेटअप तो नजर आते हैं, लेकिन नौजवानों को बाकायदा मंजर पे लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? मिनिस्टरों के अंदर कितने ऐसे मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो जवान हैं, जो के काबिल हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जवान होना क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन हुब्बे वतन होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए, दयानतदार, अमानतदार होना चाहिए। ये कह लीजिए, या अब्दुल्ला गुल साहब ये क्या, या अब्दुल्ला गुल साहब ये कह लीजिए कि जो अपने बलबूते पे आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको बाप दादा से सीट नहीं मिली हुई। बिल्कुल, मौरूसियत को खत्म करना पड़ेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई मौरूसियत की बुनियाद के ऊपर अपना परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आदमी काम भी ना करे, एक आदमी निकम्मा भी हो, और वो सिर्फ इस वजह से उसके पीछे हाथ बांधे गुलामों की तरह बड़े बड़े सीनियर लोग इसलिए खड़े रहे क्योंकि वो किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है। आई एम सॉरी सर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और ये एक जो पूरी रेवोल्यूशनरी कंडीशंस हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर हैं। सी व्हाट हैपेंड इन अर्जेंटीना, फिर उसके बाद जो वहाँ ये किधर हंगरी में जो हुआ, अमेरिका के अंदर 80 लाख जवान बाहर निकले 3200 शहरों के अंदर, ईरान के अंदर अभी 2026 के अवाइल के अंदर जनवरी में जवान निकले बाहर। अभी आप देखें ना कि ये एक क्या सिलसिला क्या चल रहा है, ये रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए आई थिंक कि ये जितने इंडिकेटर्स अभी हमने ड्यूरिंग द डिस्कशन देखे हैं, तो ये एक सिस्टम ऐसा आपको लेके आना पड़ेगा जो कि एक नए चेहरे होंगे, जो क्योंकि मेरा तो मौकफ है कि चेहरे नहीं, निजाम बदलो, कल नहीं आज बदलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अब ब्रिगेडियर साहब, सर लास्ट कमेंट इसके ऊपर सर, आप क्या देख रहे हैं? टेक्नोक्रेट्स और कोई पॉलिटिकल पार्टीज मिक्सचर, या किस तरह से? नहीं, मैं समझता हूँ कुछ अर्से के लिए बिल्कुल, जब तक अगला कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान में बिल्कुल वेल नोन, क्लीन, सिंसियर किस्म के लोग जो हैं उनको लाना चाहिए, टेक्नोक्रेट्स उसमें हो। और अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अगर कुछ अच्छे वेल नोन सियासतदान भी हो जिनका क्लीन बैकग्राउंड हो, कभी उन पे करप्शन का इल्जाम ना आए, तो बिल्कुल उनको भी बीच में रखा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एहतसाब का निजाम जो है उसको प्लीज बुक के मुताबिक लेके जाएं। एहतसाब का निजाम होगा तो द रॉन्ग पीपल विल बी फिल्टर्ड आउट। अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी वो एहतसाब का निजाम आए, लोग पकड़े जाएं, 3 साल बाद फिर सबके केसेस माफ हो जाए और कोई रिकवरी भी कुछ ना हो। और दूसरा ये कि नेशनल एक कमेटियां बड़ी बनती है, भाई नेशनल ऑस्टेरिटी का पूरा प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए एग्जैक्टली। ये VVIP प्रोटोकॉल खत्म करे। ये डेवलपमेंट फंड्स की जो लागत है, करोड़ों रुपया बांटा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, MNAs को, MPs को, उसमें से आधा पैसा लोगों की जेबों में चला जाता है। पता नहीं कुछ चीजें प्रोजेक्ट बनते भी हैं या नहीं है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है ब्रिगेडियर साहब जी। बहुत कुछ करने वाला है पाकिस्तान में भाई। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, डॉक्टर सलमान शाह साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।